डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी आपकी कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। कल का मेरा टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसी में मैं आगे की पहल के लिए न्यू टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, करंट जैसे AC और DC क्या है, AC और DC में ख़तरनाक ज़्यादा कौन सी होती है, यूनिट कैसे निकालते हैं, वाट क्या है, इन सभी पे अपन डिस्कस करेंगे। तो आइए अपन बात करते हैं आज सबसे पहले वोल्टेज के बारे में कि वोल्टेज क्या है। आपसे कोई पूछे कि वोल्टेज क्या है, देखिए जो वोल्टेज होता है तो वोल्टेज की एक डिफिनेशन कही जाए तो प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज वोल्टेज। जो इलेक्ट्रॉन का प्रेशर होता है उसे अपन क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। कोई पूछे कि आपसे वोल्टेज क्या है तो क्या बताएंगे, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज वोल्टेज। जो इलेक्ट्रॉनों का प्रेशर होता है उसे अपन क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज को अपन किससे नापते हैं, इससे नापते हैं। वोल्टेज को अपन वोल्ट से मेजर करते हैं, इसकी यूनिट वोल्ट है। फिर अपन बात करते हैं करंट की कि करंट क्या होता है। जैसे आपसे कोई बात करे कि करंट क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। करंट क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। तो जो करंट है तो इसकी डिफिनेशन वोल्टेज की लिख भी दें क्या, आप लोग लिखना चाहते हैं? अगर लिखना चाहते लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज वोल्टेज। नोन एज वोल्टेज, जो प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कहते हैं अपन, वोल्टेज कहते हैं। अब आपका करंट क्या है, विद्युत धारा। देखिए जो करंट होता है तो करंट भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज करंट। इसकी जो डेफिनेशन होगी तो यही होगी आपकी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज करंट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। करंट में देखिए जो हमारा करंट का फ्लोइंग होता है, करंट बहता है, तो करंट किस फॉर्म में बहता है, करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि जो हमारा करंट है तो कैसे प्रवाहित होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की ओर होता है, ना कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। करंट को दर्शाते किससे हैं, तो करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो करंट है, करंट का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। कोई बोले आपसे कि करंट का मात्रक क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे कि करंट का मात्रक एम्पियर होता है। हमने आपको जारी में बताया भी था कि करंट का मात्रक एम्पियर है। अगर आपको भूलता हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को करंट मारता है तो उसकी बॉडी क्या पड़ जाती है, पीली, जिसे अपन बघेली बोलते हैं पियर। तो पियर से क्या बन गया, एम्पियर। तो करंट का जो SI मात्रक है, तो करंट का SI मात्रक क्या है आपका, एम्पियर। यानी आपसे कोई पूछे कि करंट का SI मात्रक क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे कि करंट का SI मात्रक एम्पियर है। करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I से दर्शाते हैं। करंट कहते किसे हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। करंट कैसे बहता है, तो करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होता है। अगर आप सर्किट डायग्राम देखना चाहें तो सपोज दैट आपका ये बैटरी है, ये बैटरी का प्लस सिरा है और ये बैटरी का माइनस सिरा है। अब इसमें अगर हम करंट प्रवाहित करते हैं, यहाँ पे आपकी प्लग कुंजी लगी है, ये आपका जो करंट प्रवाहित होगा तो इसमें करंट
पॉजिटिव टर्मिनल से होता है प्रवाहित और यह कंटिन्यू फ्लो करके कहाँ पे आता है, नेगेटिव पे आ रहा है। आप बाई सर्किट डायग्राम समझ पा रहे होंगे। तो जो हमारा करंट है तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है, ना कि नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा। अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव बताते हैं तो पूर्णतः गलत, इसमें बहुत ही डाउट है। अधिकांश बच्चे हैं और हम लोगों से भी गलती हो जाती है कि कभी अपन लोग भी नेगेटिव टू पॉजिटिव बोल जाते हैं, लेकिन आप इसको अपने माइंड में फीड कर लीजिए कि जो करंट का प्रवाह होता है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, ना कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। तो ये आपको करंट हो गया। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है इसी का विपरीत, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। करंट आपका जा रहा पॉजिटिव टू नेगेटिव और आपका इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव प्रवाहित होता है। ठीक है, तो आप जहाँ तक हैं तो करंट और वोल्टेज समझ पा रहे होंगे। फिर अगर हम करंट की बात करें तो अगर इसको अपने दैनिक जीवन में समझना चाहें तो दैनिक जीवन में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं छोटे से वाटरफॉल की ओर। मान लीजिए कि आपका एक चचाई का वाटरफॉल है, अपन तो कहीं वाटरफॉल गए नहीं हैं, तो हम लोग फिजिक्स वाले हैं, मान लेते हैं कि अपन कहाँ पहुँच गए। ये आपका एक चचाई का वाटरफॉल है। इस वाटरफॉल में क्या होता है कि आपका इस ऊपर से कहीं न कहीं पानी की कुछ धाराएं गिर रही हैं। ये कंटिन्यू जो पानी की ड्रॉप बूंदें गिरती हैं और यह गिरने के बाद क्या होती हैं कि यह इसमें फ्लो होती हैं, कंटिन्यू प्रवाहित होती हैं। देख पा रहे हो आप, तो जो एक प्रेशर बन रहा यहाँ पे आपके क्या है, ये प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे अपन क्या कहेंगे, वोल्टेज। इस प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो उसमें दबाव डाल रहा प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहेंगे वोल्टेज कहते हैं। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग। फिर इसमें जो पानी प्रवाहित हो रहा, जो आपका वाटर फ्लो हो रहा, उस वाटर फ्लो को अपन क्या कहते हैं, इसे अपन ने नाम दे दिया करंट आई। इसे अपन ने क्या नाम दे दिया, करंट आई दे दिया। ठीक है, तो आपने देख पा रहे हो, आपको दैनिक जीवन में इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि अब वाइवा में आपके माइंड में क्वेश्चन फीड रहे कि वोल्टेज क्या था, करंट क्या था। पहली चीज, वोल्टेज क्या है, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज वोल्टेज। करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों प्रवाह नोन एज करंट। करंट जो है तो पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है, इसे अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका SI मात्रक क्या है, एम्पियर है। फिर देख पा रहे जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है। फिर हमने आपको यहाँ पे पहुँचाया, ये चचाई का प्रपात जल प्रपात वाटरफॉल है। इसमें आप देख रहे हैं कि पानी क्या हो रहा, ऊपर से कंटिन्यू गिर रहा, यानी इसे अपन क्या बता रहे हैं, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हमने वोल्टेज कहा। फिर गिरने के बाद पानी क्या हो रहा है, इसमें कंटिन्यू प्रवाहित हो रहा, बह रहा, इसे हमने क्या कह दिया, धारा कह दिया। तो कुल मिला के जो इसमें दबाव बन रहा हो वोल्टेज है, जो पानी बह रहा वो क्या है, करंट धारा है। और आपने देखा होगा कि पानी के प्रवाह के बीच बीच में छोटी छोटी शिलाएं, कुछ पत्थर के टुकड़े दबे हुए होते हैं, मिट्टियां दबी होती हैं। तो जो ये दिख रहा है, जो पानी को बहने से कहीं न कहीं रोकता है, इसे अपन ने नाम दे दिया रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। क्या नाम दे दिया, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो आई होप कि आप इस फिगर के माध्यम से करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध की समझ पा रहे होंगे कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि जो धारा को बहने से रोक दे उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जो धारा को बहने में कहीं न कहीं रुकावट डाल रहा, बाधाएं डाल रहा है, उस रुकावट को अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जो प्रतिरोध होता है, अगर आप लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में। इसको दर्शाते हैं R से। इसका जो सिंबल बनता है इस प्रकार से कुछ ऐसे बनता है, इसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ओके, अब अपन देखेंगे कि प्रतिरोध क्या हुआ कि जो धारा को बहने से रोकता हो, जो धारा को बहने से रोकता हो, धारा को बहने से रोकता हो, उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे
प्रतिरोध कहते हैं, यानी जो धारा को बहने से रोक दे उसे क्या कह रहे हैं अपन, प्रतिरोध कह रहे हैं। वोल्टेज क्लियर आपका, करंट क्लियर आपका, रेजिस्टेंस क्लियर आपका हो गया है। ठीक है, अब अपन इसी में आगे देखेंगे कि एसी और डीसी क्या है। तो चलिए अपन इसी में करंट के जो टाइप्स हैं, तो करंट के टाइप्स में बात करते हैं एसी और डीसी के बारे में कि एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है। तो आइए अपन बात कर रहे हैं एसी और डीसी करंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे हेडिंग डालेंगे एसी एंड डीसी। अब अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसी के बारे में। इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेट करंट या अल्टरनेटिंग करंट, इसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा और शॉर्ट में कहते हैं एसी। तो एसी करंट क्या है, जैसे कोई पूछे कि एसी करंट क्या है तो क्या बताएंगे, अल्टरनेटिंग करंट, जो कि अल्टरनेट कंटिन्यू बढ़ती रहती है, उसे अपन क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एसी। जो एसी करंट अपने भारत में है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है। कितनी है, अपने यहाँ भारत में जो एसी करंट है इसकी आवृत्ति कितनी है, 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है यह 1 सेकंड में 50 टाइम 50 बार जलता है और 50 टाइम 50 बार बुझता है। क्यों, क्योंकि भारत में जो एसी करंट है इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। अब देखिए हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी एसी करंट है, एसी करंट हमारी वेव फॉर्म में प्रवाहित होती है, कंटिन्यू इस फॉर्म में चलती है, इस फॉर्म में कंटिन्यू एसी करंट आपकी फ्लो होगी। तो जो 220 वोल्ट है 220 वोल्ट, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 220 वोल्ट पॉजिटिव है और यहाँ पे जो 220 वोल्ट है ये आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। इस पूरे को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा एक साइकिल, यानी कि 50 टाइम कंटिन्यू ऊपर जाएगा और 50 टाइम कंटिन्यू आपका जो ग्राफ बनेगा तो नीचे की ओर बनेगा। इस प्रकार से जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होगा वह 50 टाइम ऑन होगा और 50 टाइम ऑफ होगा। ओके, अब हम बात करते हैं जो हमारी डीसी करंट है। तो डीसी करंट अगर देखेंगे आप तो डीसी करंट किस फॉर्म में चलती है, डीसी करंट आपके सीधी से फॉर्म है, डीसी करंट आपके इस फॉर्म में चलेगी। जैसे ए हो गया, ये आपका डीसी करंट है, तो यहाँ पे आपका होगा इसको एसी बोलेंगे, ये आपका एसी था, ये आपका डीसी है, तो यहाँ पे 0 वोल्ट होगा और यहाँ पे प्लस 220 वोल्ट होगा, इसमें माइनस नहीं होगा। अब देखिए एसी और डीसी में दूसरा जो अंतर अपन देखेंगे तो समझ पा रहे हैं, वेव फॉर्म में चलती है, सिंपल फॉर्म में चलती है। एसी करंट में क्या होता है कि एसी करंट में 3 फेस होते हैं, 3 फेस और 1 न्यूट्रल होता है। डीसी करंट में फेस नहीं होता, इसमें प्लस और माइनस होता है। आप समझ पा रहे होंगे एसी और डीसी को। अब देखिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि एसी और डीसी इन दोनों में से अत्यधिक खतरनाक धारा कौन सी होती है, इसमें नॉर्मल से क्वेश्चन किया जाता है। सब जानते हैं कि आपके घर में कौन सी लाइट आती है, तो पहली चीज़ तो आपके जो घरों में लाइट आ रही है तो यह आपकी एसी करंट है, ना कि डीसी है। अब आपसे कोई पूछे एसी करंट किस फॉर्म में चलती है, तो वेव फॉर्म में चलती है, इसकी आवृत्ति कितनी है, 50 टाइम हर्ट्ज है। ठीक है, इसीलिए हमने बताया भी कि जो आपके जो घरेलू बल्ब होते हैं वह 1 सेकंड में 100 बार जलते हैं, 50 बार जलते हैं और 50 बार बुझते हैं 50 हर्ट्ज के कारण। लेकिन जब कोई क्वेश्चन आपसे ये करे कि एसी और डीसी में से ज़्यादा खतरनाक धारा कौन सी होती है और क्या होती है, इसमें बच्चे मिस्टेक हैं, कुछ बोलते हैं कि एसी होती है सर, कुछ बोलते हैं कि डीसी होती है, और अभी कोई डाउट क्लियर नहीं है। लेकिन ये कंप्लीट जानिए कि एसी और डीसी में से अत्यधिक खतरनाक धारा आपकी एसी है। लेकिन क्या है तो इसको देखिए बाई फिगर। एसी धारा खतरनाक क्यों होती है कि जो आपकी एसी करंट है, देखिए सपोज दैट यहाँ पे आपका एक कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस में अगर आप ध्यान देंगे, इस कैपेसिटेंस में अगर यहाँ से अपन डीसी करंट देते हैं तो डीसी आपकी आती है और यहाँ पे क्या होती है, रुक जाती है। लेकिन जब अपन इसी फिगर में अगर एसी देते हैं तो अगर एसी करंट देंगे तो एसी करंट क्या होगी कि वेव फॉर्म में चलती है तो वह इस फॉर्म में आएगी और पुनः कंटिन्यू निकल जाएगी। तो जो आपकी एसी है तो वेव फॉर्म होने के कारण जो उसकी लिमिट होती है, लिमिट को कंटिन्यू
वेव फॉर्म चलनी करंट क्रॉस करती है तो इससे हो सकता है कि उसको व्यक्ति को झटका लग सकता है, लेकिन डीसी वाले झटका नहीं लगेगा। तो एसी जो है, तो एसी आपकी ज़्यादा डेंजरस होती है डीसी के अकॉर्डिंग। तो क्लियर, कोई पूछे कि एसी और डीसी में ज़्यादा खतरनाक करंट कौन सी होती है, तो आप क्या जवाब देंगे? एसी होती है, ना कि डीसी होती है। ओके, तो एसी क्या है? अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। डीसी क्या है? तो डीसी हमने शुरू में बताया था, फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे अगर नहीं लिखा है तो। डीसी आपका डायरेक्ट करंट है जिसे बोलते हैं दिष्ट धारा। डीसी आपका क्या है? डायरेक्ट करंट है। ये आपका एसी का फिगर है और ये आपका डीसी का फिगर बना दिया। कंपैरिजन बताया कि एसी डीसी में खतरनाक कौन है, तो एसी ज़्यादा खतरनाक होती है डीसी के अपेक्षा। आपके घर में कौन सी लाइट आती है? एसी आती है। एसी में 3 फेस और न्यूट्रल होता है, डीसी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि जो इम्पीडेंस होता है, तो इम्पीडेंस हमारे व्यक्ति के शरीर के लिए कितना होता है? अगर व्यक्ति का शरीर सूखा है तो उसके लिए इम्पीडेंस कितना होगा? 1 लाख ओम। इसको इरेज करके अपन लिख रहे हैं। जैसे कोई पूछे कि सूखे व्यक्ति के शरीर के लिए इम्पीडेंस कितना होता है, गीले के लिए कितना होता है, ठीक है, और इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, व्यक्ति का शरीर कितना संपर्कित भूमि में है, उसको कितना अधिक झटका लग सकता है। तो अपन बात अगर करें इम्पीडेंस की, इम्पीडेंस प्रतिबाधा, तो इम्पीडेंस जो व्यक्ति की होती है, तो अगर सूखा शरीर है तो उसके लिए कितना होता है? 1 लाख ओम होता है। कितना होता है? 1 लाख ओम होता है। इसको आप याद करिए। अगर गीला शरीर है तो गीले शरीर के लिए व्यक्ति का इम्पीडेंस कितना होता है? 1000 ओम होता है। कितना होता है? 1000 ओम होता है। और कैपेसिटेंस कितना होता है? थर्ड पॉइंट है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस इसका होता है 100 से 200 पिको फैरड। कितना होता है? 100 से 200 पिको फैरड होता है। बहुत ही बहुत चीज़ें हैं कि जैसे व्यक्ति का शरीर सूखा है, सूखे शरीर के लिए इम्पीडेंस कितना? 1 लाख ओम, गीले के लिए 1000 ओम, कैपेसिटेंस के लिए 100 से 200 पिको फैरड होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति का शरीर कितना संपर्कित भाग में है। अब मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पे, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति का जो शरीर संपर्कित भाग है, अगर व्यक्ति को करंट यहाँ पे मारता है तो जितना भाग उसके जमीन से संपर्कित है, यानी कि यहाँ से लेकर इस क्षेत्र में जो करंट का प्रवाह होगा वो अत्यधिक मात्रा में करंट उस व्यक्ति को शूट करेगा, यहाँ झटका ज़्यादा लगेगा इसके अपेक्षा। यानी कि जितना भाग शरीर के संपर्क में रहेगा उसके अंदर के भाग ज़्यादा झटका लगता है अन्य भाग की अपेक्षा। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने एसी और डीसी को कंप्लीट किया। बट आपको कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट क्लियर करें। अब हम बात करते हैं एसी और डीसी के साथ साथ इसी में जो आपकी आकाशीय बिजली होती है। जैसे कोई पूछा आपसे कि आकाशीय बिजली एसी है डीसी, तो इसमें आप क्या जवाब देंगे? शायद आप जानते हो, पता है आप लोगों को कि आकाशीय बिजली में कौन सी करंट होती है, एसी होती है डीसी? तो मैक्सिमम जवाब मिलता है एसी। फिर जो कुछ बचते हैं तो क्या बोल देते हैं? डीसी। तो इसमें ऑप्शन क्या बचा? कुछ नहीं। लेकिन ये सत्य है कि जो हमारी आकाशीय बिजली, जो आकाश से बिजली गिरती है, ना तो वह एसी होती है और ना तो वह डीसी होती है, क्योंकि उसमें रिपल फैक्टर बनता है। रिपल फैक्टर कारण ना तो डीसी होती है और उसमें साइन वेव नहीं बनता, जिसके कारण वह एसी भी नहीं होती। जो हमारी आकाशीय बिजली है तो अपन लिख सकते हैं आकाशीय बिजली से कुछ तथ्य। आकाशीय बिजली के कुछ तथ्य, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिसिटी। कुछ तथ्य, आकाशीय बिजली के कुछ तथ्य। जैसे इसमें पहला तथ्य लिखिए, जो आकाशीय बिजली होती है इसमें अपन क्या कर सकते हैं? आकाशीय बिजली में फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि जो ये होती है तो इसमें 3 महीने तक 100 वाट के बल्ब को जला सकती है। 3 महीने तक 100 वाट के बल्ब को जला सकते, मतलब कि बहुत ही तीव्र होती है जो आकाशीय बिजली होती है। इसलिए देखते हैं कि जिस स्थान में गिरती है उसके आसपास का क्षेत्र भी प्रभावित होता है। इसकी इतनी तेज होने के कारण 3 महीने तक 100 वाट के बल्ब को कंटिन्यू जलाया जा सकता है। दूसरा है ये 10,000 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर कितना होता है? लिखिए 30,000 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सूर्य की रोशनी में की अपेक्षा 5 गुना ज़्यादा होता है।
कितना होता है 5 गुना ज़्यादा 30,000 डिग्री सेल्सियस। तीसरी पॉइंट, इसमें कौन सी किरण होती है, तो एक्स रे होती है। कौन सी किरण होती है, एक्स रे होती है। चौथा पॉइंट, इसकी जो लंबाई होती है तो 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है, 4 to 5 किलोमीटर लेंथ, 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है। जो इसकी फ्लैश होती है तो 1 से 2 इंच होती है। इसकी फ्लैश कितनी होती है, 1 से 2 इंच इसकी फ्लैश होती है। फिर देखिए जो आकाशीय बिजली है तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2100 सन में, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2100 सन में 50% यानी 50 गुना बढ़ जाएगी। यानी आज जितनी गिर रही है तो 2100 सन में जब आपका और आगे कुछ आएगा तो हो सकता है कि उससे 50% ज़्यादा गिरेगी। अब देखिए हमने क्या बोला कि ना या तो एसी है ना तो यह डीसी है। एसी और डीसी में से यह कुछ भी नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें रिपिल फैक्टर लिख सकते हैं, रिपिल फैक्टर, और रिपिल फैक्टर के साथ साथ साइन वेव नहीं होता है, साइन वेव नहीं होता है, साइन वेव नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए कि जब इसमें ना रिपिल फैक्टर बन रहा तो ना डीसी होगा और ना साइन वेव हो रहा तो ना एसी। यानी कि आप समझ पा रहे होंगे कि जो हमारी आकाशीय बिजली होती है तो ना यह एसी होती है और ना ही यह डीसी होती है। तो आई होप कि आपको करंट, वोल्टेज, एसी, डीसी, प्रतिरोध अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हमने उसमें छोटा सा टॉपिक रखा था वाट। तो वाट क्या है, वाट आपका शक्ति का मात्रक है। वाट क्या है, शक्ति का मात्रक है। जैसे कोई पूछे कि शक्ति का SI मात्रक क्या है, तो इसका SI मात्रक होता है वाट। शक्ति को वाट से नापते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे कोई भूल जाता है तो बताया था शक्ति का मतलब क्या होता है, शक्तिमान, और शक्तिमान किसी की भी वाट लगा सकता है। तो जो शक्तिमान वाट लगाएगा तो व्यक्ति बचेगा नहीं। तो शक्ति का SI मात्रक क्या बन गया आपका, वाट। तो कोई पूछे कि शक्ति का SI मात्रक क्या है, तो लिख सकते हैं शक्ति का SI मात्रक होता है आपका वाट। ओके, समझ में आया है। आप इतना फोकस करिए कि शक्ति मतलब शक्तिमान, और शक्तिमान क्या करता है, किसी की वाट लगा सकता है, तो शक्ति का SI मात्रक वाट हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इसी में थोड़ा सा लास्ट और बात कर लेते हैं कि यूनिट कैसे निकालते हैं। जैसे कि आप अगर किराए से रह रहे हैं, आपकी बिजली का बिल है, मीटर खराब है, तो आप किस प्रकार से यूनिट को फाइंड करेंगे। तो आइए अपन प्राप्त करते हैं यूनिट। यूनिट कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए लास्ट टॉपिक है हमारे इस क्लास का, यूनिट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ डालिए टॉपिक यूनिट। यूनिट कैसे निकालते हैं इकाई। तो सबसे पहले देखिए आपको इसका फार्मूला बनना चाहिए जनरेट कि यूनिट होता क्या है। तो यूनिट का फार्मूला होता है पावर इंटू आवर इंटू डे अपान 1000। इसका फार्मूला क्या होता है, पावर, P फॉर पावर, H फॉर आवर, D फॉर डे अपान 1000। निसाइड में आपको फार्मूला बन जाएगा PhD बटे 1000। पावर इंटू आवर इंटू डे, PhD बटे 1000 आपके फार्मूला बना यूनिट का। अब मान लीजिए आपको यूनिट निकालना है, तो आप इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिए, तो आपको क्वेश्चन से सिद्ध करा सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए आप, प्रॉब्लम क्वेश्चन मान लीजिए लिख लीजिए, किसी का नाम ले लें, अपन किसका नाम ले लें यहाँ पे, सपोज दैट लिखिए क्वेश्चन, लिखिए संजय प्रतिदिन 100 वाट के बल्ब को, क्वेश्चन आप लोग लिख पा रहे हैं, संजय प्रतिदिन 100 वाट के बल्ब को 6 घंटे के हिसाब से 30 दिन तक लगातार जलाते हैं। संजय प्रतिदिन 100 वाट के बल्ब को 6 घंटे के हिसाब से 30 दिन तक लगातार जलाते हैं, तो बिजली की यूनिट क्या होगी। तो देखिए अपन क्वेश्चन लिखेंगे, दिया है, लिखिए दिया है गिवन दैट P इक्वल टू, संजय जी कितने जी वाट का बल्ब जला रहे हैं, तो 100 वाट का बल्ब,
कितने वाट का बल्ब जला रहे हैं? 100 वाट का बल्ब। कितने आवर्स जला रहे हैं? 6 घंटे, यहाँ लिख देंगे 6 आवर्स। और कितने दिन जला रहे हैं? तो अपन लिखेंगे 30 दिन। और आपको निकालना क्या है? यूनिट। तो यूनिट इक्वल टू हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये समझ में आ गया। हमने क्वेश्चन दिया था कि संजय 100 वाट के बल्ब को 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 30 दिन तक लगातार जलाते हैं, तो बिजली का बिल कितने यूनिट आएगा। अब देखिए, तो यूनिट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपका यूनिट का फार्मूला क्या होता है? यूनिट इक्वल टू पावर इंटू आवर इंटू डे। हम चार्ट में लिख रहे हैं ताकि आपको फार्मूला माइंड में ऐड हो जाए, क्योंकि फार्मूला क्या बन रहा? पीएचडी, पी फॉर पावर, एच फॉर आवर, डी फॉर डे अपॉन 1000। तो पीएचडी बटे 1000 हो जाएगा। अब अपन इसको देखिए तो यूनिट इक्वल टू पावर, कितने वाट बल्ब जला रहे थे आप? 100 वाट का। तो यहाँ लिखेंगे 100 गुणे कितने घंटे जला रहे थे पर डे? 6 घंटे। तो यहाँ लिखेंगे 6। और कितने दिन जला रहे थे आप? 30 डे। तो यहाँ लिखेंगे 30। अब बटे फार्मूला में क्या देखिए 1000, तो यहाँ अपन कर देंगे 1000। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ भी 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ भी 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी पूरे जो कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या बचेगा? 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। तो बिजली का बिल बिजली की कितनी यूनिट खपत हुई? यानी एक महीने में आपने 18 यूनिट की बिजली खपत की। यानी आपके पास मीटर ना हो फिर भी आप वेरीफाइड कर सकते हैं कि हमने अगर इतने घंटे प्रतिदिन जला रहे हैं, कितने वाट का बल्ब है, तो 100 वाट का बल्ब 6 घंटे 30 दिन जलाते हैं, तो कितने यूनिट बिल आया आपका? 18 यूनिट बिजली का बिल आता है। इस प्रकार से यूनिट निकालने के साथ साथ अगर आप बिजली की कीमत निकालनी है तो मान लीजिए कि 6 रुपया यूनिट है, तो 6 गुणा कर देंगे तो 18 छक्का हो जाएगा 108 रुपया एक स्टूडेंट का महीने का बिल बन सकता है, अगर बिजली की यूनिट कितनी हो? 6 रुपया हो तो। इस प्रकार से हमने आपको पीएचडी कंप्लीट करा दी आपने पीएचडी कर डाला यूनिट निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको पीएचडी करना भी है, फिजिक्स पढ़ना अच्छे से। फिजिक्स बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। तो आई होप कि आज आपका जो टॉपिक पढ़ा हमने काफ़ी इंटरेस्ट टॉपिक था, शायद आपको भी इंटरेस्टेड हो। हमको तो काफ़ी अच्छा लगा। मैंने आपको जितना हमारे पास नॉलेज था मैं आपको अधिक से अधिक देने का प्रयास किया है। और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को अच्छे से देखें, वॉच करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको MPSI के लिए हिंदी ग्रामर बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, जो आपको MPSI भर्ती में भी काम आएगी। और साथ साथ अगर आप लोग चाहेंगे, कमेंट करेंगे, तो आपको रीजनिंग और जीके की क्लास भी जीके दिया जा रहा है, रीजनिंग की भी क्लास दी जाएगी। तो आई होप कि आज आप बेहतरीन तरीके से वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंस, AC, DC, वाट, यूनिट को समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है और कमी है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, आपका अधिकार है, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। हमारा दोनों का बहुत ही लगाव रहता है। पता आप लोग को भी कि हम बच्चों को बहुत मानते हैं और आप भी हमको बहुत मानते हैं। तो ठीक है, फिर भी अगर कोई कमी है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।